हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। तो भाई जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, एफकेट या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, वो इस वीडियो के थ्रू अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो प्रैक्टिस सेट है वो 14 स्टार्ट किया है और इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हैं और किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं वो भी हमें इसके थ्रू पता लग जाएंगे। यहाँ पे हम 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के, उसके बाद हम हिस्ट्री के करेंगे और फिर ज्योग्राफी के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपका स्कोर जो है काफ़ी इंक्रीज कर देंगे। जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो मोस्टली क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो हमने यहाँ पे इन क्लासेस के अंदर अटेंड किए हैं और विद प्रूफ बाद में मैं आपको दिखाऊँ भीगा जब हमारा एग्जाम जो है हो लेगा। इन सभी की मैं बात कर रहा हूँ, एनडीए, सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। तो चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। और तबीयत जो है भाई वो थोड़ी सी नासाज है, ठीक है, गला जो है वो ख़राब है, कफ एंड कोल्ड दोनों हैं। तो थोड़ा सा आप आवाज़ के साथ अगर अच्छे से ना आए या थोड़ा बहुत आपको अलग लगे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलें। और मेरे को लगता है कि हमें इन प्रैक्टिस सेट को और ज़्यादा कंटिन्यू करना चाहिए। तो पिछली क्लास में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से मैं सारे क्वेश्चंस जितने एक्सपेक्टेशन कर रहा था वो नहीं करवा पाया, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ में। और भाई जितने भी स्टूडेंट नए हैं और जिनको क्लासेस सही लगती हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करके जाएं और साथ में वीडियो को लाइक करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। और कमेंट में भी बताएं आप मुझे, ठीक है। और इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी भाई। पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा चैनल के, या फिर एग्जाम टॉक्स जाके सर्च करना, ठीक है। 2 टाइप से पीडीएफ देता हूं मैं, एक तो सोल्व पीडीएफ और दूसरी अनसोल्व पीडीएफ। जो अनसोल्व पीडीएफ है उससे आप देखें कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक हुए हैं और फिर सोल्व पीडीएफ में मैच करें कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे ट्राई, यहाँ पे देखें। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को बिना कोई देरी के। पहला क्वेश्चन आप सभी के साथ में, तो आपको बताना है विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है भाई, नहीं है बताना है, ठीक है। या ये नहीं बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, इन चारों में से कौन सी नहीं है बताना है। तो ठीक है, नोट पे ध्यान रखें। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, द अप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी एनेक्टेड इनटू लॉ। बिल्कुल सही बात है, जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो दोनों हाउसेज पे पास करवाना पड़ता है, यानी लोकसभा पे भी और राज्यसभा के ऊपर भी, उसके बाद ही वो आपका कानून बनता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखें। कोई भी कानून जो बनता है ना, राष्ट्रपति के या प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से पहले वो क्या होता है, बिल, और जैसे ही प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देगा वो बिल बन जाएगा लॉ, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, यानी ये तो गलत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय द अप्रोप्रिएट एक्ट। अब भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड है, जो हम पैसा जमा कराते हैं ना सरकार को एज ए टैक्स, वो जमा होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो ये जो पैसा है ये भारत सरकार या जो आपके एमपी हैं ये ऐसे ही नहीं निकाल सकते। उसके लिए एक क्या है, अप्रोप्रिएशन एक्ट है, और उसी अप्रोप्रिएशन एक्ट को यूज करके वो उस पैसे को निकाल सकते हैं। इसका एक प्रोसीजर है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, फाइनेंस बिल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग न्यू टैक्सेस but no other bill or act is required for making changes in the rate of taxes which are already under operation। जो फाइनेंस बिल है उसको मतलब फाइनेंस बिल की रिक्वायरमेंट है, अगर आप नया टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो नो अदर बिल या एक्ट इज रिक्वायर्ड। कोई अदर बिल या एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एग्जिस्टिंग यानी फिलहाल जो आपके टैक्सेस चल रहे हैं उनमें कोई चेंज लेके आना चाहते हैं तो ये बात गलत है। ऐसे भाई टैक्स इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकती सरकार अपनी मन मर्जी से, ठीक है। उसके लिए आपका कानून आता है। तो ये स्टेटमेंट आपके मुझे गलत लगी। नेक्स्ट है, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन। ये बात बिल्कुल सही है भाई। जो मनी बिल है ना वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही आएगा। मतलब कोई भी बंदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर मनी बिल इंट्रोड्यूस करना चाहता है ना, तो वो कब इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ में इंट्रोड्यूस होगा। बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के इंट्रोड्यूस नहीं होगा। और कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं ये डिसाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है ये बात, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं
नेक्स्ट पे, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कोज्ड टू बी लेड बिफोर। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपकी दोनों हाउसेस के सामने रखनी पड़ेगी, ठीक है, इज कोज टू बी लेड, तो दोनों हाउसेस के सामने रखनी पड़ेगी। पर कैसे भाई, जो राष्ट्रपति है ना उसको हम हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो रिपोर्ट्स हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, यूपीएससी की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो सारी की सारी जाती हैं किसके पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी आपके भारत के राष्ट्रपति के पास एनुअली जाती है, प्रेजेंट की जाती है उनके सामने। नेक्स्ट है बाय चार्ज एक्सपेंडिचर इज मेंट, कि बाय चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विच इज नॉन वोटेबल। देखो चार्ज का मतलब है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो नॉन वोटेबल है। देखो कुछ पैसा ऐसा होता है जिसको अगर निकालना चाहें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कुछ कामों के लिए तो उसके ऊपर वोटिंग होती है, पर कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर वोटिंग नहीं होती, जैसे प्रेसिडेंट के एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे किए जाते हैं पर नॉन वोटेबल है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है चार्ज का, तो ये आपका आ जाता है बाय चार्ज्ड एक्सपेंडिचर इज मेंट, तो आपका ये जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं 25वें क्वेश्चन पे, एन एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी एप्रोप्रिएशन बिल को लेके सही है। तो अगर हम बात करें एप्रोप्रिएशन बिल, एन एप्रोप्रिएशन बिल इज नेसेसरी टू ड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या एप्रोप्रिएशन बिल जरूरी है भाई, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम पैसा निकालना चाहते हैं या रोकड़ा निकालना चाहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी फर्स्ट तो हो गया ठीक, पर फर्स्ट तो सभी में है, बाकी और देखते हैं कौन सी ठीक है। कैन नॉट बी अमेंडेड टू वेरी द अमाउंट ऑफ एनी चार्ज एक्सपेंडिचर। जो एप्रोप्रिएशन बिल है उसको अमेंड नहीं कर सकते अगर हम पैसा ज्यादा निकालना चाहे या कम निकालना चाहे उसको लेके, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। एप्रोप्रिएशन बिल जो है अमेंड नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता पैसों के लिए, ठीक है, उसके अंदर। तो यानी फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है। उसके बाद आते हैं इंक्लूड्स ओनली द एक्सपेंडिचर। क्या एप्रोप्रिएशन बिल में सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जो जो एक्सपेंडिचर हैं वही इंक्लूड होते हैं, तो ये बात आपकी गलत है, ठीक है। उसके अलावा भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा भी कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स, ये सारे होते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल इज रिक्वायर्ड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो ये बात भी आपकी गलत है। एप्रोप्रिएशन बिल रिक्वायर है क्या आपकी मनी निकालने के लिए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, तो ये नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पे ये बताया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे फंड जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, पर वहाँ पे एप्रोप्रिएशन बिल की ज़रूरत जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो हमारा जो है फर्स्ट और सेकेंड ही सही है, तो हम जाएंगे सी के साथ में। नेक्स्ट है विच यूनियन टेरिटरी आर रिप्रेजेंटेड। इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिनको रिप्रेजेंटेशन मिली है कहाँ पे, राज्यसभा के अंदर। देखो राज्यसभा के अंदर दो यूनियन टेरिटरी हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन मिली है, एक दिल्ली है, दूसरी पुदुचेरी है। कौन कौन सी हैं, दिल्ली है और पुदुचेरी है। तो यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नंबर डी में आएगा, ठीक है। दिल्ली से शायद 2 सीट है, पुदुचेरी से 1 सीट है राज्यसभा के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, हाँ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई इन सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू आप जाके पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है फाइनेंशियल बिल को लेके। ये 4 आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो चलो देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट है। इट इज द सेम एज ए मनी बिल। क्या जो फाइनेंशियल बिल है वो मनी बिल एक ही बात है या सेम है दोनों? तो अगर हम बात करें मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, क्या ये दोनों के दोनों सेम है भाई? तो ये दोनों के दोनों सेम नहीं होते। मनी बिल अलग चीज़ है और आपका फाइनेंशियल बिल जो है ये अलग चीज़ है, यानी आपका फर्स्ट तो हो गया गलत। अब आते हैं सेकंड पे, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। जो फाइनेंशियल बिल है वो क्या सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? ये बिल्कुल सही बात है और सेम बात आपकी मनी बिल के लिए अप्लाई होगी कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट कहा गया है इट कैन बी अमेंडेड। क्या फाइनेंशियल बिल को अमेंड कर सकती है राज्यसभा? देखो फाइनेंशियल बिल को अमेंड नहीं कर सकती राज्यसभा और ना ही मनी बिल को अमेंड कर सकती, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी हो जाती है गलत। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द। इसको हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की सलाह ना मिल जाए, तो ये बात भी आपकी सही है, यानी सेकंड और फोर्थ जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट है आपका
एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोपोगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, रिजल्ट ऑफ प्रोपोगेशन से कौन सी चीज अफेक्ट नहीं होती, तो रिजल्ट ऑफ प्रोपोगेशन से भाई आपके जो बिल्स हैं वो अफेक्ट नहीं होते, क्या नहीं होते, नहीं होते, प्रोरोगेशन है सॉरी, ठीक है, प्रोरोगेशन से क्या नहीं होता भाई, आपके बिल्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं होते। जैसे ही नेक्स्ट टाइम आपकी जो लोकसभा है वो मिलेगी उस टाइम उन बिल्स के ऊपर वो डिस्कशन कर सकती है। 2 घूंट पानी पी ले भाई। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर, जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के उनको किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड इनडायरेक्टली, क्या इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं या फिर मोस्टली नॉमिनेट, या नॉमिनेट करते हैं सारे, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इलेक्शंस होते हैं, या फिर इनके इलेक्शंस में लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट पार्टिसिपेशन करती हैं, तो ये बात गलत है। देखो जो राज्यसभा है उसके अंदर मेंबर्स इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली, नॉमिनेट तो सिर्फ कितने होते हैं, 12 मेंबर्स जो हैं वही नॉमिनेट होते हैं, और नॉमिनेट कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करता है। टोटल जो मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट वो हैं 245, और मैक्सिमम हो सकते हैं भाई, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250 मैक्सिमम हो सकते हैं एट प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं, और ये सारे के सारे मोस्टली क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, 12 ही आपके नॉमिनेटेड हैं जो भारत का राष्ट्रपति या भारत का प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। नेक्स्ट आते हैं 30th क्वेश्चन पे, द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, यानी 2 हाउसेज कौन से भाई, एक तो है लोकसभा और दूसरा हाउस है राज्यसभा, वो इक्वल पावर इंजॉय करते हैं किस एस्पेक्ट में, इनमें से, ठीक है, इन 4 में से कौन सी ऐसी बात है जहां पे लोकसभा के पास जितनी पावर है उतनी की उतनी ही पावर आपकी राज्यसभा के पास भी है, तो आप मुझे बताएंगे। फाइनेंशियल मैटर्स पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, अमेंडमेंट प्रोसीजर में, या भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शंस में। तो अगर मैं बात करूं इन चारों में से इक्वल पावर, तो भाई फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर जितनी पावर लोकसभा के पास है उतनी ही राज्यसभा के पास भी है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है, उस मैटर में भी इक्वल पावर है लोकसभा के पास भी और राज्यसभा के पास भी, तो इस चीज को भी आप क्या रखेंगे भाई, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अमेंडमेंट प्रोसीजर की अगर बात करें या इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो इनमें इक्वल पावर हम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि देखो लोकसभा में ज्यादा सदस्य है, राज्यसभा में कम है, तो आपका फर्स्ट और सेकंड जो है वही आपका यहाँ पे करेक्ट है, तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या है, एट द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ए बिल हैज टू बी पास। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जब होती है तो जो बिल पास होता है वो किस तरीके से होता है, तो आपको बताना है बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स। क्या सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी यानी 1/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा, दोनों हाउसेज के जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ है उसमें से, 2/3 मेजोरिटी से जितने भी आपके टोटल मेंबर्स हैं, या सिंपल मेजोरिटी से होगा बोथ द हाउसेज, उस दिन जो प्रेजेंट होंगे और जो वोटिंग करेंगे उनमें से। तो भाई ज्वाइंट सिटिंग में यही होता है, सिंपल मेजोरिटी से तो बिल पास हो जाएगा, जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो उस दिन आए हैं दोनों हाउसेज में और उन्होंने वोटिंग करी है उनको लेके। ऐसा नहीं है कि भाई आए नहीं हैं आपके दोनों हाउसेज में 250, 245 और 550, तो ऐसा नहीं है, जितने आए हैं उनमें से कितनों ने वोटिंग करी और क्या सिंपल मेजोरिटी यानी 1/3 जो सीट बंदे हैं उन्होंने उस बिल को सपोर्ट किया है या नहीं, ज्वाइंट सेटिंग में ऐसा चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 32nd क्वेश्चन, पर 32nd क्वेश्चन से पहले है टेलीग्राम। भाई अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो भाई पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। लाइट गई है, मैं 1 मिनट लाइट ऑन कर लेता हूँ भाई, ठीक है, दूसरी लाइट ऑन कर रखी है। दूसरी लाइट ऑन कर रखी थी वो आपकी वैसे थी, अब ये इन्वर्टर वाली ऑन करिए यार, लाइट चली गई थी, तो 1 सेकंड रुकें बस। चलो करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाइट बंद कर लें यार फोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिविलेजेस इंजॉय बाय द मेंबर्स
द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंडिविजुअली इंक्लूड्स, जो आपके प्रिविलेजेस मिले हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इंडिविजुअली, उनमें क्या क्या इंक्लूड है भाई, क्या क्या प्रिविलेजेस, क्या क्या छूट मिली है आपकी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। फ्रीडम ऑफ अरेस्ट इन ऑल केसेस, क्या उनको अरेस्ट नहीं कर सकते किसी भी केसेस को लेके। तो ये बात मुझे भाई लगी क्या, मुझे लगी गलत भाई। सिविल मैटर्स में उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्रिमिनल मैटर्स में उनको अरेस्ट किया जा सकता है, तो ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस एज विटनेस वाइल पार्लियामेंट इन सेशन। ये बात बिल्कुल सही मुझे लग रही है कि भाई जब आपका पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो ना, उस टाइम आपकी छूट दी गई है उनको कि वो आपके पार्लियामेंट को अटेंड करें, और विटनेस प्रेजेंट होने की उनको कोर्ट में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करूं, अनलिमिटेड पावर ऑफ स्पीच दी गई है। नहीं भाई, देखो बोल तो सकते हैं पर कुछ भी गलत नहीं बोल सकते जो किसी को ठेस पहुंचाए। ऑल ऑफ द अबव तो फिर आएगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 33rd क्वेश्चन पे। किस ग्राउंड पे किसी भी वोटर को आपका डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मान लो मैं वोट डालने जाता हूं, तो क्या ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं जिसके अंदर मुझे वोट ना डालने दिया जाए या मेरा वोट कैंसिल कर दिया जाए। तो इनमें क्या है, अनसाउंड ऑफ माइंड, बिल्कुल सही बात है। अगर आप पागल हो ना भाई तो आपका वोट रद्द कर दिया जाएगा, अनसाउंड माइंड। करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस, आप कोई इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, या आप करप्शन कर रहे हैं, तो उस मामले में भी मेरा वोट काट दिया जाएगा। मैं कोई क्राइम करता हूँ, जेल के अंदर हूँ, नॉन रेजिडेंस, मैं भारत का नागरिक ही नहीं हूँ, तो इन सभी केसेस में मेरा वोट जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, या मुझे एज ए वोटर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे सिनेरियो ऐसे हैं जहाँ पे मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज ए वोटर, ठीक है। 34th क्वेश्चन की अगर बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द फाइनल पावर, किसके पास फाइनल पावर है टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस। देखो हाउस ऑफ द पीपल, सॉरी हाउस ऑफ द पीपल मतलब भाई, हाउस ऑफ द पीपल का मतलब है लोकसभा। तो भाई लोकसभा में मान लो डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो किसके पास पावर है, मार्शल ऑफ द हाउस, प्राइम मिनिस्टर, या स्पीकर, या चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ। तो ये जो पावर है ना कि हाउस में किसको बोलने देना है, किसको नहीं बोलने देना, ठीक है, वहां पे डिसिप्लिन या आप कह सकते हो माहौल मेंटेन करके रखने का काम जो है वो स्पीकर को है। हम कई बार सुनते हैं कि स्पीकर ने इन बंदों को निलंबित कर दिया, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया, ये लोकसभा के अंदर नहीं आ सकते। तो ऐसे काम कौन करता है, मिस्टर स्पीकर। द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा का, ठीक है, उसको कैसे रिमूव कर दिया कैसे करा जा सकता है। देखो चेयरमैन जो होता है ना राज्यसभा का, तो चेयरमैन तो बनता है भारत का वाइस प्रेसिडेंट, और जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है ना राज्यसभा का, वो उन्हीं 245 में से एक बंदे को सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगर उसको रिमूव करना हो तो कैसे कर सकते हैं उसको रिमूव। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या होना चाहिए भाई, हम एक सिंपल मेजोरिटी पास करेंगे जो टोटल मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट है उनमें से। मान लो उस दिन मेंबर आए हैं आपके 150 में से अगर 50 मेंबर भी उसके खिलाफ वोटिंग कर देना तो वो बंदा हट सकता है एज ए डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्योंकि देखो राज्यसभा में ही चेयरमैन बोलते हैं, लोकसभा में तो बोलते ही नहीं है चेयरमैन, वहां पे तो क्या बोलते हैं, स्पीकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if a member of parliament voluntarily acquires the citizenship of foreign country। मान लो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं एमपी हूँ भाई, ठीक है, हिसार से मान के चलो, मेरे को एक गुट पानी पी लेते हैं। फिर एमपी कहने के बाद तो बंदा वैसे ही चौड़ा हो जाता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो भाई, ठीक है, संसद तक पहुंच है मेरी, वो वाली बात होगी ना। तो क्या है, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और आपने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, तो आपके साथ क्या होगा, ही विल बी पेनलाइज्ड, या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहेगा, या उसकी मेंबरशिप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, या वो ही विल हैव ए चॉइस। क्या उसके पास ये चॉइस है कि वो रिनाउंस कर दे वहाँ की सिटीजनशिप। तो भाई इसमें जो सीधा सा जवाब है, क्या है, सीधा सा जवाब वो ये है कि उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 37th क्वेश्चन पे। इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्या बताना है, नॉट ट्रू। क्या बताना है भाई, नॉट ट्रू। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आप सभी के साथ में, इन चारों में से ए पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ बोथ। कोई भी व्यक्ति क्या दोनों हाउसेज का मेंबर हो सकता है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, गलत नहीं हो सकता। देयर इज नो बार टू, यार सीधी सी बात है, क्या मैं एक साथ दो नौकरी कर सकता हूँ सरकारी। मान लो मैं IAS भी लग जाऊँ और मैं यहाँ पे हरियाणा में ग्रुप C में भी लग जाऊँ,
पटवारी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सेम काम यहाँ पे है, इनके साथ भी नहीं हो सकता, ये कोई अलग थोड़ी ना है, ठीक है। तो नोट ट्रू बतानी थी तो नोट ट्रू तो यहीं मिलेगी, ठीक है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी सारी ठीक है, देखते हैं क्या क्या है बाकी। देर इज नो बार टू ए पर्सन कंटेस्टिंग एज मैनी। हाँ, ये कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है, वो चाहे एक जगह से एक सीट से इलेक्शन लड़े, 2 से 3 से 4 से, जितनी मर्जी, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अपने राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 जगह से इलेक्शंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए फॉर्म सबमिट किए। एक तो उत्तर प्रदेश से और दूसरा तमिलनाडु के अंदर एक जगह है वहां से, या पता नहीं केरला में है शायद एक जगह वहां से। तो वो उत्तर प्रदेश वाली जगह तो हार गए और तमिलनाडु वाली या केरला वाली जीत गए, तो उन्होंने वहां से एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो चुने गए। मोदी के साथ क्या हुआ, मोदी ने गुजरात से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट पे इलेक्शन लड़े 2014 में, और उत्तर प्रदेश वाराणसी से भी दोनों सीट जीत गए। तो मोदी के पास ऑप्शन था कि वो एक रख ले, तो उन्होंने वाराणसी उत्तर प्रदेश वाली सीट को रखा, ठीक है। तो हाँ, ये बात इनकी सही है। यहाँ पे हमें नोट ट्रू बतानी थी। मेंबर ऑफ लोकसभा कैन नोट, मेंबर ऑफ लोकसभा हो राज्यसभा हो, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ही नहीं कर सकता, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज नॉट द सोल कंसिडरेशन फॉर अलॉटमेंट। भाई राज्यसभा के अंदर जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि कितनी पॉपुलेशन है उस स्टेट की, वही डिसाइड करे कितनी सीट होगी राज्यसभा की। वैसे देखो, हरियाणा में 2.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है और दिल्ली में भी, तो दिल्ली में तो 2 सीट आती हैं किस चीज़ की, राज्यसभा की, ठीक है, और हरियाणा में आती हैं 5। तो वो पॉपुलेशन तो देखो अकेला है ही नहीं ऐसा कि भाई वही डिसाइड करेगा। 38 क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इतनी देर में दोबारा भी लाइट आ गई है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस, इनमें से कौन भाई फिक्स करता है सैलरी किसकी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा की, किसकी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा की। देखो स्पीकर ऑफ द लोकसभा की जो सैलरी है वो चाहे राष्ट्रपति की हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, चाहे अदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की हो, यूपीएससी के मेंबर्स की हो, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की हो, सारों के डिसाइड करता है सैलरी पार्लियामेंट। कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। एक बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट में सैलरी बढ़ाने या घटाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कितने मेंबर्स राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपके राज्यसभा के अंदर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। जो आपके 2 सेशंस हैं उनके बीच में मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है, गैप ड्यूरेशन, वो कितना हो सकता है। तो 2 सेशन आपके साल में देखो 3 सेशन होते हैं। कितने सेशन होते हैं, 3। एक सेशन की अगर बात करूं तो एक को बोलते हैं बजट सेशन, दूसरा बोलते हैं मॉनसून सेशन, और तीसरा बोलते हैं विंटर सेशन। तो 2 सेशन तो एक साल में होने ही होने चाहिए। मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है 2 सेशंस के बीच में वो 6 महीने की हो सकती है, इससे ऊपर जो ड्यूरेशन है वो नहीं हो सकती। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो चेयरमैन है राज्यसभा का। अब उसके बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, देखते हैं कौन बताएगा इसका जवाब। इसका जवाब जब तक आप बताओगे इतने में आपको कुछ पंक्तियां जो हैं, कुछ लाइनें जो हैं वो सुना देता हूँ, और शायरी मुझे पसंद है और मैं सुन भी लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। भाई आज फेयरवेल थी स्कूल में, ठीक है, बच्चों के साथ काफ़ी फ़ोटो ली, काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ टाइम बिता के, ठीक है। और वो कहते हैं ना यार, हम जब स्कूल में होते हैं ना तो उस टाइम लगता है यार ये तो बच्चे वाहियात हैं काफ़ी, ठीक है, और अच्छे से काम करते, काफ़ी बार गुस्सा भी आता है, पर जब आज गए वो तो ये फील हुआ यार कुछ तो बात थी, कुछ तो था अटैचमेंट, या कुछ रिलेशंस तो थे इनके साथ हमारे, ठीक है। तो थोड़ा सा नर्वसनेस जो है वो फील होती है हमें। तो एक भाई शायरी है आप सभी के नज़र कर रहा हूँ। कोई बेबस, कोई बेताब, कोई चुप, कोई हैरान, कोई बेबस, कोई बेताब, कोई चुप, कोई हैरान, ए इश्क तेरे भी तमाशे बहुत हैं, ए इश्क तेरे भी तमाशे बहुत हैं। तो कैसी लगी शायरी, ज़रा इरशाद करें कमेंट सेक्शन में। और अगर थोड़ा सा मन लग गया हो मेरे साथ तो चलो मैं आपको एक और सुनाई देता हूँ। आज मिलेगी तो सुनाएंगे, ज़रूर सुनाएंगे, ज़रूर ज़रूर भाई। 1 सेकंड, ठीक है। शादी में गए थे, वो फ़ोटो ही बहुत हो रही है यार, ठीक है। तो मैं आपको एक शायरी और सुनाना चाहता हूँ, पर अगर मुझे मिली तो, हाँ मिल चुकी है, चलिए सुनते हैं। और हम तो वो हैं कि जिनको फूल भी पहली बार कब्र पे ही मिलेंगे, कि हम तो वो हैं कि जिनको फूल भी पहली बार कब्र पर ही मिलेंगे। काफ़ी नर्वस कर दिया यार इसने तो मेरे को, है क्या बात। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमें कि कोई लड़की हमें फूल दे जाए, कब्र पे ही मिलेंगे। तो किस किस को कब्र पे चाहिए और किस किस को भाई
अभी चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और जितने डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं भाई, वो वैलेंटाइन वीक तो मेरे हिसाब से सेलिब्रेट नहीं करेंगे मेरी तरह, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, वो सभी को पता है, पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे जो सोल्जर्स हैं, ब्रेव सोल्जर्स, नियर अबाउट 44 सोल्जर्स थे जो शहीद हुए 14 फ़रवरी को पुलवामा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और उनको मैं सत सत नमन करता हूँ मेरे दिल से। बिल्कुल आप कह सकते हो कि वो जो दृश्य था 2019 में वो काफ़ी भयानक था, और काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसमें बाद में इंक्लूड करी गई। काफ़ी आपके गवर्नर्स थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनकी भी कुछ स्टेटमेंट आई कि ऐसा कुछ था, ये चीज़ें थी, वो हम इग्नोर करेंगे। बेसिकली हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमारी कंट्री के सोल्जर्स, हमारा प्राइड जो है, ठीक है, हमारा क्या बोलते हैं स्वाभिमान, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उस दिन ये हुआ कि यार ये तो गलत हुआ। और जितने भी एयर डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, आई थिंक वो तो इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करते। उनके लिए आप कह सकते हो काफ़ी दुख भरा समय है ये। जैसे जैसे 14 फ़रवरी नज़दीक आती है, उनको नर्वसनेस फील होती है कि यार हमारे साथ, यानी हम ही शामिल हैं उसके अंदर, कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है। वो कोई अपने पराये नहीं थे, वो अपने ही थे, ठीक है, हमारा ही हिस्सा थे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्या बताना है भाई, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यार नर्वसनेस आ जाती है ऐसी बातें करके कि हमारे साथ भी कभी ऐसा हुआ था, ठीक है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्या चेयरमैन जो है उसको इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर? बिल्कुल गलत बात है भाई, ठीक है। सिर्फ राज्यसभा नहीं, लोकसभा वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड बाय द, क्या जो चेयरमैन है उसको नॉमिनेट करते हैं? यार सीधी सी बात है, चेयरमैन कौन बनता है? तो जो भी भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा ना, क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, वही चेयरमैन बन जाएगा। किसका? राज्यसभा का। तो उसको देखो नॉमिनेट नहीं किया जाता, ठीक है, उसको शपथ दिलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वो भारत के राष्ट्रपति को रिजाइन भी देता है, ठीक है, वो भारत के राष्ट्रपति का काम भी संभालता है। अगर राष्ट्रपति मर जाए या राष्ट्रपति बीमार हो जाए या राष्ट्रपति कह दे भाई काम संभाल थोड़े दिन, पर उसको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ, जो आपके दोनों हाउसेज के मेंबर्स हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, वही मेंबर्स उसको इलेक्ट करते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। समझ गए ना भाई? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनियन टेरिटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन। यूनियन टेरिटरीज को क्या रिप्रेजेंटेशन सिर्फ लोकसभा में मिली है, सिर्फ राज्यसभा में मिली है, दोनों हाउसेज में रिप्रेजेंटेशन है, या फिर नन ऑफ द अबव, कि कौन से हाउस में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है? भाई सीधी सी बात बताऊं, एक लोकसभा में भी रिप्रेजेंटेशन है और राज्यसभा की अभी तो बात करी थी, दिल्ली और पुदुचेरी रिप्रेजेंटेशन लेके बैठी हैं राज्यसभा के अंदर। तो ये भी आपका सही है, यानी बोथ ए एंड बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है यूनियन टेरिटरीज की। तो भाई कम ना मानना यूनियन टेरिटरीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कोरम रिक्वायर्ड टू होल्ड मीटिंग। देखो भाई आपकी जो लेजिस्लेटिव चैम्बर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर मीटिंग होती है, और जब मीटिंग होती है तो उसके लिए एक मिनिमम नंबर फिक्स किया गया है कि मीटिंग भाई तभी होगी जब इतने मेंबर तो एटलीस्ट वहाँ पे प्रेजेंट हो। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसमें से 1/10 मेंबर्स अगर प्रेजेंट है ना, तो ही मीटिंग स्टार्ट हो सकती है। तो कोरम यानी मिनिमम नंबर ऑफ आपके मेंबर्स होने चाहिए हाउस के अंदर, तभी मीटिंग स्टार्ट होगी। तो 1/10 मेंबर्स जो हैं वो मिनिमम हैं, इतने तो होने चाहिए, ठीक है। तो 1/10 देख लो, लोकसभा के कितने बने, राज्य के कितने बने। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जॉइंट सीटिंग होती है, यानी जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज मिलते हैं, ठीक है, तो जॉइंट सीटिंग होती है बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कब होती है? इलेक्ट द प्रेसिडेंट, जब राष्ट्रपति को इलेक्ट करना हो, या फिर इलेक्ट जब उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना हो, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग बिल पास करना हो, या कंसीडर एंड पास ए बिल ऑन विच, या फिर जब कोई बिल को कंसीडर करना हो या पास करना हो जब दोनों हाउसेस डिसएग्री कर रहे हो एक दूसरे की बात से। तो इस कंडीशन में आपकी जो जॉइंट सीटिंग है वो होल्ड कराई जाती है कि आओ बैठो, आप नाराज क्यों हैं, आप बिल पास क्यों करना चाहते हैं और आप क्यों नहीं करना देना चाहते, तो वो आपकी जॉइंट सीटिंग में डिसाइड होता है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको
क्लियर हुई होंगी मेरे भाइयों। अरे यार हाँ चल गई पेंसिल, कई बार ये बंद हो जाती है यार हाथ हूथ लगने की वजह से। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उससे पहले भाई ये टेलीग्राम यहाँ पे सोल्व और अनसोल्व पीडीएफ दोनों ही मिलेंगी। अनसोल्व से आप खुद ट्राई कर सकते हैं और सोल्व में से मैच कर सकते हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं। 45th क्वेश्चन पे 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर। देखो राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स हैं 245, इसमें से 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं कितने साल बाद? तो हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर सेकेंड ईयर, हर 2 साल बाद आपके 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा के अंदर। नॉमिनेट कितने होते हैं राज्यसभा में? 12। कौन नॉमिनेट करता है? भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। राज्यसभा का चेयरमैन कौन बनता है? तो इसका चेयरमैन कौन बनता है? जो भी भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा ना वही आपका राज्यसभा का चेयरमैन अपने आप मान लिया जाएगा। एक्स ऑफिशियो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है राज्यसभा का? तो वाइस प्रेसिडेंट। आप मुझे कमेंट में बताएं वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, जल्दी से स्पीकर कौन है, जल्दी जल्दी स्पीड से। ठीक है, तो जो जो मिनिस्टर्स आपको पता है उनके बारे में बताएं, बताएं जल्दी बताएं। नेक्स्ट कोई नहीं भाई, सॉरी गला खराब है, पर क्लास सबसे ज़रूरी है। ठीक है, आपसे ऊपर नहीं है क्लास। ठीक है, सॉरी तब गला हो जाएगा ठीक 2-3 दिन में। ए मनी बिल पास बाय बोथ बाय द लोकसभा हैज़ टू बी पास्ड और रिटर्न बाय राज्यसभा। देखो मनी बिल जो है वो पास किया जाता है लोकसभा के द्वारा, वो उसके बाद जाता है राज्यसभा के अंदर। तो राज्यसभा या तो उसको पास करे या रिटर्न करे विद इन कितने दिन? तो भाई राज्यसभा के पास दिन होते हैं सिर्फ और सिर्फ 14 डेज। उन 14 डेज में या तो वो बिल पास कर दे या फिर रिटर्न कर दे लोकसभा के पास अपनी रिकमेंडेशंस के साथ कि भाई हम तो यार ये चेंज कराना चाहते हैं, लोकसभा वालों इनको चेंज कर दो। अब राज्यसभा की बात माने ना माने वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लोकसभा उसकी बात मान भी सकता है और ना भी माने, चेंज करना चाहे जो राज्यसभा ने कहे हैं वो कर भी दे, क्या पता ना भी करे। नेक्स्ट है भाई, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द इलेक्शन और अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर। देखो आपको एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा अगर बनना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 30 साल। कितनी होनी चाहिए? 30 साल। अगर आपको लोकसभा के अंदर जाना है तो मिनिमम एज होनी चाहिए 25 साल। अगर आपको गवर्नर बनना है, आपको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनना है, आपको उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 35 साल। तो ये मैंने 3-4 क्वेश्चन और यहाँ पे लपेट दिए हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा चाहे राज्यसभा, तो यहाँ पे मिनिमम मान लेते हैं हम लोकसभा, तो 25 साल आपकी मिनिमम एज जो है वो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई? 25 साल होनी चाहिए मिनिमम, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है। अगर राज्यसभा पूछता तो 30 कह देते, लोकसभा पूछता तो 25 बताते। तो इसमें क्या है, मिनिमम होनी चाहिए, बस आप कम से कम इतनी उम्र हो और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओ। जो लोकसभा में जाते हैं उनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, राज्यसभा वालों को भी। क्योंकि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही पार्ट हैं किसका? पार्लियामेंट का। समझ आ गया? अब आते हैं 49th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द पार्लियामेंट्री टर्म क्रॉसिंग द फ्लोर। कि भाई इनमें से कौन सी लाइन सही तरीके से डिफाइन करती है एक टर्म है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। तो इस टर्म का मीनिंग क्या है? लीविंग द पोजिशन टू ज्वाइन द पार्टी इन पावर और वाइस वर्सा बाय पार्लियामेंट्रियन। लिविंग द पोजिशन, ठीक है, अपोजिशन को छोड़ देना कि आप ज्वाइन करो, ठीक है, जो पार्टी पावर में है उसको, या फिर इसका अपोजिट। एंड अटेम्प्ट टू ऑक्यूपाई द सीट, क्या अदर पार्लियामेंट्रियंस की सीट को ऑक्यूपाई करना, या फिर आपका लिविंग ए हाउस बाय मिनिस्टर इन बिटवीन इन ऑर्डर टू अटेंड द अदर हाउस, कि एक हाउस को छोड़ के जाना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा या एक मिनिस्टर के द्वारा दूसरे हाउस को अटेंड करने के लिए, या फिर वॉक आउट। कुछ पार्लियामेंट्रियंस जो हैं कुछ बिल को लेके, जैसे अभी राहुल गांधी या और कांग्रेस के नेता जो हैं कई बार पार्लियामेंट को छोड़ के बाहर निकल आते हैं और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। उस सिचुएशन को क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर कहते हैं। नहीं भाई, जब कुछ पार्लियामेंट्रियंस जो हैं अपोजिंग टू ज्वाइन, अपोज करते हैं ज्वाइन करने का उस पार्टी को जो आपकी पावर में है, तो ये बात सही है। 50th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन कैन द स्पीकर, किस
कंडीशन में स्पीकर आपका वोट करने का अधिकार रखता है, जब वो चाहे या फिर व्हेनेवर, जब उसकी इच्छा करे, या आपका वोट्स इक्वल हो जाए। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल को पास करवाना चाहते हैं वो भी उतने ही हों, और जो बिल को पास नहीं करवाना चाहते वो भी उतने ही हों। तो उस सिनेरियो में जब इक्वालिटी आ जाती है दोनों के अंदर, तो आपका स्पीकर जो है वो वोट कर सकता है। 51st क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोरोगेशन का मतलब क्या है? प्रोरोगेशन का मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब है द सेशन। देखो, एक तो होता है डेली आपका एक सेशन स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं बजट सेशन। अब बजट सेशन हुआ, आप पहले दिन मिले, मीटिंग खत्म, सेकंड डे मिले, मीटिंग खत्म। एक क्या होता है, एक होता है पूरा सेशन ही खत्म, बजट सेशन ही खत्म हो गया। तो जब सेशन खत्म होता है ना, ठीक है, जब हम सेशन को क्या करते हैं भाई, जब हम सेशन को टर्मिनेट करते हैं उस चीज़ को बोलते हैं प्रोरोगेशन। ठीक है, सेशन को के टर्मिनेशन को, यानी बी जो ऑप्शन है वो अपना सही होगा। क्या होगा भाई? सही होगा। तो जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे प्यारे मित्र हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई होप चीज़ें आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे, और पीडीएफ के लिए भाई ज़रूर मेरे साथ जुड़े इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे किसी जॉब्स के रिगार्डिंग, या आपके ये जो पीडीएफ है जीके के क्वेश्चन या जितनी और आपकी नोटिफिकेशंस आती हैं उनकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जाके आपको जो अपडेट्स हैं, जो कुछ यूट्यूब पे नहीं आ सकती, शॉर्ट नोटिफिकेशंस होती हैं, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कई बार इंस्टा पे। और मोटिवेशनल वीडियोस मेरे को जो अच्छी लगती हैं वो भी मैं कई बार डालता हूँ, ताकि आप भी उन चीज़ों से रिलेट करके मोटिवेट होते रहें, और अपने जो डाउट्स हैं वो भी यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, एक बार लिख दो भाई सारे के सारे जय हिंद जय भारत कमेंट सेक्शन में, जल्दी से जल्दी भाई लिख दो कमेंट सेक्शन में। और आई होप जो आपने सोचा है वो आप ज़रूर कर पाएंगे, और भगवान ने चाहा तो आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी, इस साल ही पूरी होगी। और अगर आपने पूरे मेहनत से, पूरे मन से अगर काम किया तो ही, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करी और आप क्लेम करने लग जाओ कि सर मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, मेहनत तो बहुत करी थी। भाई मेहनत करी थी, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, और आप जितनी मेहनत जो है कोई कर भी नहीं सकता, पर भाई वो मेहनत जो है वो हमें दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, और वो दिखाई कब देती है? वो दिखाई तब देती है भाई जब आपको सिलेक्शन हो जावे। जब सिलेक्शन ना हुए ना, तो भाई किसी ने मेहनत ना दिखाई देवे, सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देवे, यो तो पढ़्यो ही कोनी। ठीक है, और जब कोई न्यू कहवे से ना यो पढ़्यो ही कोनी, भाई दिल पे बहुत लागे से कि इतनी मेहनत करी, सिलेक्शन ना हो तो इसको मतलब यो से कि यो तो पढ़्यो ही कोनी। यह बात बिल्कुल गलत है यार। ठीक है, मेहनत करो, सिलेक्शन होना ना होना किस्मत है, भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, मेहनत। और यार लोग बोलते हैं, बोलने दो, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ मैटर ही नहीं करता। सीधी सी बात है, नॉलेज है या नहीं हमारे अंदर, सामने वाले के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आके हमारे सामने कुछ बोल जाए। ठीक है, और हम सुनते रहें। अगर हमें ज्ञान है ना भाई, सामने वाला खुद ही नहीं बोलता। जो लोग आप कह सकते हो नासमझ, कह सकते हैं एक शब्द यहाँ पे, कि जो लोग नासमझ हैं वो ऐसी बकवास करते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो। भाई उनको नहीं पता हमने जो रातें काली करी हैं। ठीक है, हमारी आंखों के नीचे ये जो डार्क सर्कल्स हैं, जो आंखें लाल हो जाती हैं, वो हमें दिखता है, उनको नहीं दिखता। उनको दिखता है ये कि हम फ़ोन चलाते हैं, उनको दिखता है ये कि हम नहीं पढ़ते। उनको दिखने दो, हमें हमारा काम करना है। और हमारा काम कब ख़त्म होगा? हमारा काम उस दिन ख़त्म होगा जिस दिन जो हमने सपना देखा था वो पूरा हो जाएगा। हमारा काम कब ख़त्म होगा? जिस दिन हमने जो सपना देखा था, जो ख्वाब बुने थे अकेले बैठ के अपनों के सामने, ठीक है, या फिर जहाँ भी जिस भी हालात में हमने जो सोचा था, अगर वो हम पूरा नहीं कर पाए तो भाई ये लाइफ ऐसी ही रह जाएगी जैसी अभी चल रही है। ठीक है, हम जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि भाई पेपर हो जाएगा, इतनी मेहनत करेंगे, और बाद में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, सबके साथ हो जाती हैं, कि हम कई बार रास्ते से भटक जाते हैं, या कई बार टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है हमें कि यार अब क्या करें। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें भाई सब सोल्व होंगी, हमें चाहिए सिलेक्शन। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के पीछे भागना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के पीछे भी नहीं भागना, हमें पता भी होना चाहिए कुछ, हमें कुछ चीज़ों का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप सोच के चलोगे और वैसा ही होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो ये जो आपका मैं यहाँ पे लोगो लगा देता हूँ,
ये अपना लोगो है। तो मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा इंटरेक्शन हो अपने बीच में इस करके, क्योंकि क्लास जो है वो हमारी पूरी हो चुकी है मोस्टली, पर ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को जाने, बात करें, क्योंकि उससे एक अच्छी इंटरेक्शन होती है, ठीक है, एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है। तो इस करके मैं क्लासेस के अंदर भी जब जाता हूँ तो मैं मोस्टली आपका सबसे पहले बात ही करता हूँ, कुछ एक आप मान सकते हो टाइम 2 दिन 3 दिन, ताकि एक अच्छी इंटरेक्शन, और उसके बाद पढ़ाने का भी अपना ही एक अलग मजा है भाई, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट भाई आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं, आप जब बोलोगे उसी टाइम हाजिर हैं, आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है, आपकी जो ये जर्नी है ना, आपकी जो ये यात्रा है सफल होने की, इसका एक हिस्सा जो है वो हम भी बनना चाहते हैं। कल को हम भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट थे, हमारा फ्रेंड था, हमारा भाई था, ठीक है, आज वो भाई कश्मीर के अंदर एज ए लेफ्टिनेंट, एज ए कैप्टन, एज ए मेजर जो है वो तैनात है, हमारे देश की रक्षा के लिए खड़ा है, हमारा भी एक भाई है, ठीक है, हमारा एक स्टूडेंट है। तो वही चीज़ है यार, हमें क्या है, हमें तो वही बात है, हमारा प्रोफेशन ये है कि आपको पढ़ाएं, ठीक है। और कुछ रीजंस रहे होंगे, कुछ सिचुएशंस रही होंगी कि हमारा भी एक सपना था कि हम भी डिफेंस में जाएं, और वो नहीं हुआ किसी वजह से पूरा, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। पर इच्छा यही है कि जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मदद करी जाए, और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा देश के लिए सोल्जर्स तैयार किए जाए, जो देश के लिए मरने के लिए, मिटने के लिए हर घड़ी हर दम तैयार हों, ठीक है। और आई होप बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे यूथ ऐसे हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, देश के लिए तैयार हैं हर सिचुएशन में, चाहे किसी टाइम उनको बुलाया जाए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हमें मिलते हैं जिनको भाई यही समझ नहीं आता हमें करना क्या है, पर भाई जो डिफेंस वाले हैं ना, उनका अलग ही लेवल है। वो भाई 10th क्लास के बाद ही समझ जाते हैं, अगर उनको कोई बता देना कि यार तेरे पास ये ऑप्शन है, एनडीए में अफसर बन जाएगा, फौजी लगेगा सीधा, ठीक है, एज ए लेफ्टिनेंट, भाई कुछ ही करवा लो उनसे, कितनी मेहनत करवाओ, और मोस्टली आप स्टूडेंट्स वही हैं, ठीक है। और सीडीएस और एफकेट के अंदर आया ना, तो यानी पहले आपने धक्के खा लिए हैं एनडीए के अंदर, ठीक है, आपको पता लग गया कि क्या चीज़ है, क्या लफड़ा है इसका, और क्या इसकी आप कह सकते हो पावर है, ठीक है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जो एनडीए में क्वालिफाई नहीं कर पाते किसी भी रीजन्स की वजह से, बहुत सारे रीजन्स होते हैं, ठीक है। कई बार हमें गाइड करने वाला नहीं मिलता, कई बार हमें ये नहीं पता चलता क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी, तो उस चक्कर में भी हमारा एग्ज़ाम जो है वो कई बार नहीं निकल पाता। पर ठोकरें खा खा के चीज़ें समझ आती हैं, और जब वो सीडीएस के लिए प्रिपेयर करते हैं, एफकेट के लिए, या बहुत सारे स्टूडेंट फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तरफ भी चले जाते हैं, क्योंकि लेवल थोड़ा सा एक जैसा ही हो जाता है इनका, तो वो इजीली कर भी लेते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से भी समझते हैं। तो ये जो सीरीज़ है आपकी प्रैक्टिस सेट वाली, आपके लिए ही चलाई गई है, पूरे तरीके से डेडिकेटेड है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रथम कदम बैच के ऊपर थोड़ा सा आप कह सकते हो विराम चिन्ह लग चुका था, पर अब हम उसे दोबारा कंटिन्यू कर देंगे। वैसे आपको भी पता है कि तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है, क्लास के बीच में भी आपने सुना होगा कि बहुत बार जो है गले से खरांश जो है वो आपको सुनने को मिली होगी क्लास के बीच में, तो उसके लिए सॉरी, और जितना हो सकेगा उतना बेटर करने की आपके लिए कोशिश करेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है, किसी टाइम भी किसी वक्त भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये इंटरेक्शन के लिए थी अपनी बातचीत। और अगर आपको अच्छा लगे तो क्लासेस को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या अदर देन डिफेंस भी अगर प्रिपेयर करते हैं तो ये क्वेश्चंस डेफिनेटली उनके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं ज़रूर, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को वो चीज़ पसंद आई है, मेरे भाई या मेरे जितने दोस्त हैं उनको ये चीज़ पसंद आई है जो मैंने कराई है, ठीक है। और साथ में ये भी कि आप कमेंट में मुझे बताएं, अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये डाउट है, आप हमें ये एक बार बता दीजिए, या एक बार हम ये दोबारा समझना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है वो, ठीक है। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिखो जल्दी से जय हिंद, जय भारत और जय